हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं पर रहे, विभिन्न वेबसाइट से लिए गए हैं और ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के फैक्ट भी मिल जाते हैं और मेंस का डाटा भी मिल जाता है। मेंस के लिए वैल्यू एडेड मटेरियल भी यहाँ से आप ले सकते हैं और साथ ही साथ ये आपके परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। लगातार अनावरत ये क्लास चल रही है, अनावरत इस क्लास का लाभ उठाते रहिए ताकि जब परीक्षा नजदीक हो और परीक्षा की जब एक महीने पहले आप सोचते हैं कि कहाँ से पढ़ लें, क्या पढ़ लें, करंट अफेयर छूट गया, तो वो सारी समस्याएं उस टाइम पे नहीं आएंगी क्योंकि आप पहले से ही लगातार रेगुलर फॉलो करते चल रहे हैं। वीडियो मात्र 30 मिनट का होता है, 30 से 35 मिनट का वीडियो आता है। और अगर आप चाहें, क्योंकि ये वीडियो अपलोड होता है 7:30 बजे, ये रिकॉर्ड थोड़ी देर पहले होता है और 7:30 बजे अपलोड हो जाता है, तो इस वजह से अगर आप चाहें तो 2x पे भी इसको देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नॉर्मल स्पीड पे एक बार देख लीजिए, दोबारा अगर जो आप देखना चाहते हैं तो 2x पे देख लेंगे तो सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 7 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा नवधारा बैच इस टाइम पे चल रहा है, रनिंग बैच है। अब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का। उसमें अगर जो आप लोग एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके नवधारा बैच के नाम से स्लॉट बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर आप हमारे ऐप पर जाइए, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। उसका प्राइस मात्र 999 है, ठीक है, 999 है, ठीक है, ये उसका मात्र प्राइस है। और अभी भी जो वहाँ पे क्लासेस के लिए इनरोलमेंट है, बच्चे अभी भी एडमिशन ले रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो अभी आप वहाँ पे इनरोलमेंट आप कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं खुद को, और जो तैयारी है उसको तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं आरओ की परीक्षा को। आइए हम लोग बात करते हैं अपने इस क्लास में। सबसे पहले देखते हैं कुछ आयोजन के बारे में। आयोजन कौन सा है? प्रादेशिक फल एवं शाक भाजी तथा पुष्प प्रदर्शनी 2025। ये कब इसका आयोजन किया जा रहा है? तो 7 से 9 फरवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर इसका आयोजन हो रहा है? तो ये राजभवन प्रांगण लखनऊ में इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर? राजभवन प्रांगण लखनऊ में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा, तो आनंदीबेन पटेल के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा, जो राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। और विशिष्ट अतिथि के तौर पर कौन सम्मिलित हो रहे हैं यहाँ पर? तो दिनेश प्रताप सिंह जो है विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहाँ पर शामिल होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना कब इसका आयोजन किया गया, 7 से 9 फरवरी के बीच में इसका आयोजन हुआ। कहाँ पर आयोजित हुआ? तो राजभवन प्रांगण लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। प्रादेशिक फल शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी इसका नाम है, ठीक है। शुभारंभ किसके द्वारा? आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अगला जो आयोजन है उसके बारे में बात कर ले, तो यहाँ पर दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो, इसको आप शॉर्ट में डेलेक्स बोलते हैं, ठीक है, इसके 6वें संस्करण का आयोजन इस बार किया गया है। कहां पर इसका आयोजन हुआ? ये भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब इसका आयोजन होगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। 20 से 21 फरवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। 20 से 21 फरवरी 2025 के बीच में दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। कहां पर इसका आयोजन होगा? तो यशोभूमि द्वारिका में, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर जो यशोभूमि द्वारिका में पड़ता है, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। और यशोभूमि द्वारिका जो है वो नई दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। तो याद रखना, परीक्षा में आपसे कभी पूछ ले कि दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो का आयोजन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। और नई दिल्ली में कहां पर? भारत मंडपम, या अन्य ऑप्शन दे दे तो यशोभूमि में किया गया है, यशो भूमि। याद रखना, सोते जगते कभी भी आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो का आयोजन कहां पर किया गया? यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया। कब इसका आयोजन किया जाएगा? तो यहाँ पर बात कर ले, 20 से 21 फरवरी को इसका आयोजन किया जाएगा। अब आइए अपने प्रमुख खबरों पर चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये खबर ANI से ली गई है और बात करते हैं भारत जापान बौद्धिक सम्मेलन, इंडिया जापान इंटेलेक्चुअल समिट के बारे में बात कर ले, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने 6 फरवरी को गुवाहाटी में किजुना सह निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी शिक्षा और रसद, यानी कि किजुना को क्रिएटिंग इकोसिस्टम फॉर चेंज टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड लॉजिस्टिक्स शीर्षक से भारत जापान बौद्धिक सम्मेलन के 5वें संस्करण का औपचारिक उद्घाटन किया, ठीक है। याद रखना, जो भारत जापान बौद्धिक सम्मेलन है, इस बार कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो उसका 5वां संस्करण आयोजित किया गया। कहां पर इसका आयोजन किया गया? गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? हेमंत बिस्व शर्मा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कब आयोजित हुआ? 6 फरवरी को आयोजित हुआ। किस थीम पर आयोजित हुआ? तो यहां थीम भी लिखा है, किजुना को क्रिएटिंग इकोसिस्टम फॉर चेंज टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है। तो ये थीम है और पहली ही पैराग्राफ में आपको सारे पॉइंट जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो सारे पॉइंट पहले ही पैराग्राफ में आपको मिल गए।
क्या पूछता है परीक्षा में? कोई आयोजन होता है, सम्मेलन होता है, तो उससे संबंधित यही चीजें पूछी जाती है। कब इसका आयोजन किया गया, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, कहां पर इसका आयोजन किया गया, क्या शीर्षक है, ठीक है, कौन सा संस्करण है, तो यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। और ये सारी चीजें आपके पहले पैराग्राफ के अंतर्गत ही सब कुछ मिल गया यहां पर, ठीक है। आगे बात कर ले, जापान के दूतावास और विदेश मंत्रालय के सहयोग से एशियाई संगम द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में भारत और जापान के विशेषज्ञ, नीति निर्माता और हितधारक एक साथ सम्मिलित हुए यहां पर। तो ये सारी चीजें लिखी हुई है कि कैसे दोनों देशों के जो नीति निर्माता व हितधारक है वो यहाँ पर सम्मिलित हुए। तो यहाँ पर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। और इसका जो पीडीएफ है वो ऐप पर आप जाके पढ़ सकते हैं। ऐप पर जब आप जाएंगे तो ऐप पे एक सेक्शन दिया होगा वीडियोस का सेक्शन दिया हुआ है। वीडियोस के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पर आप इसका वीडियो जहां पर लगा होगा, वीडियो सबसे पहले तो सबसे ऊपर यही दिखेगा, जो ये फरवरी महीने का करंट अफेयर का जो सेशन वहां पे स्लॉट बना हुआ है वो आपको वीडियोस के सेक्शन में दिखेगा, ठीक है। आप कोर्स में जाएंगे तो कोर्स में नहीं दिखेगा, वीडियोस के सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे सबसे ऊपर यही दिखेगा, फरवरी महीने का फरवरी करंट अफेयर के नाम से क्लिक करेंगे वहां पर, तो वहां पर आपको पहला जो डे 1 है यानी कि 1 फरवरी का है, उसके वो डेमो के तौर पर वहां देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो चीजें हैं वो आपको अनलॉक करनी पड़ेगी, उसके बारे में वीडियो के एंड में बताऊंगा कैसे उसको करना है। आगे देखें, अशोक भाटिया को राष्ट्रीय युवा प्रेरणा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यहां पर बात कर ले, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय युवा प्रेरणा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? अशोक भाटिया को दिया गया, अशोक भाटिया को दिया गया। परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बात करें यहां पर इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर अशोक भाटिया को नई दिल्ली के मंडी हाउस में, कहां पर? नई दिल्ली के मंडी हाउस में राष्ट्रीय युवा प्रेरणा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, ठीक है। प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्र निर्माण, सामाजिक कल्याण और युवा सशक्तिकरण में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। और ये जो सम्मान समारोह था, इसके आयोजन की बात कर ले तो इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय युवा कल्याण संघ ने द भारत न्यूज के सहयोग से किया था, ठीक है। जो सम्मान समारोह था, इस सम्मान समारोह किसके द्वारा? भारतीय युवा कल्याण संघ के द्वारा द भारत न्यूज के सहयोग से किया गया था। और यहीं पर राष्ट्रीय युवा प्रेरणा पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया? अशोक भाटिया को सम्मानित किया गया, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से नाम अवार्ड के सेक्शन में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगली खबर देखें, विश्व फार्माकोपियो, ठीक है, विश्व फार्माकोपियोज की 15वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है, हेडिंग जो लिखी है ना, वो हेडिंग आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से वन लाइनर के लिए इंपॉर्टेंट है कि विश्व फार्माकोपियोज की 15वीं अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो बैठक हुई वो कहां पर आयोजित की गई, कॉन्फ्रेंस हुई, वो कहां पर हुई? नई दिल्ली में हुई। पहला पॉइंट मिल गया आपको। अब यहां पर देखें, डिटेल से देख लेते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली में 5 से 7 फरवरी 2025 तक विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक की मेजबानी की नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कब से कब तक आयोजित किया गया? 5 से 7 फरवरी के बीच इसका आयोजन किया गया था। अब आगे बात करें, इस अंतरराष्ट्रीय बैठक ने वैश्विक फार्माकोपियाज नेताओं, नियामक अधिकारियों और उद्योग हितधारकों के फार्माकोपियाज में सहयोग को मजबूत करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा परिणामों में सुधार करने के लिए एक मंच प्रदान किया। अब यहाँ पर मंच तो प्रदान कर दिया, फार्माकोपियो के बारे में भी जान लेते हैं कि क्या होता है फार्माकोपियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया 5 से 7 फरवरी के 15वीं अंतरराष्ट्रीय जो फार्माकोपियोज की बैठक थी। अब क्या है फार्माकोपियो, क्या है, इसके बारे में जानना आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। लास्ट ईयर अगर जो देखा जाए तो आपने जब दृष्टि मैगजीन पढ़ी होगी तो वहां लिखा हुआ था कि निकारागुआ जो है स्पेनिश भाषी देश है जिसने भारतीय फार्माकोपियो को मान्यता प्रदान कर दी है। तो जान लेते हैं है क्या फार्माकोपियो आखिर में, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार फार्माकोपियो किसी देश में उपयोग की जाने वाली दवाओं के लिए मानकों और गुणवत्ता विशिष्टताओं के कानूनी रूप से बाध्यकारी संग्रह है। मतलब एक संग्रह होता है जिसमें जो दवाएं होती है ना, उनके मानक, उनकी गुणवत्ता और उनकी विशिष्टता उसमें उल्लिखित होती है। और उसी मानक, उसी गुणवत्ता और उसी, ठीक है, जो विशिष्टता होती है उसी के आधार पर दवाओं का निर्माण किया। जैसे पैरासीटामोल है तो उसका एक मानक है कि पैरासीटामोल 500 mg, 600 mg, ठीक है। तो उसी प्रकार के जो मानक और गुणवत्ता होती है वो कानूनी रूप से बाध्यकारी संग्रह के रूप में कार्य करता है फार्माकोपियो। यह गुणवत्ता विनिर्देशन का अर्थ, ठीक है, जो यहाँ पर गुणवत्ता विनिर्देशन है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उचित परीक्षण की एक सेट जो दवाओं की पहचान, शुद्धता की पुष्टि करेगा और उसमें इस्तेमाल होने वाले सक्रिय पदार्थों की ताकत की मात्रा का पता लगाएगा। यानी जो फार्माकोपियो होता है उसमें पूरा लेखा जोखा होता है कि कोई दवा है तो उसमें किस चीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, वो एक मानक, एक सेट होता है,
तो समझ गए कि क्या होता है फार्माकोपियो, इसी वजह से मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में डिस्क्राइब करके बता दिया। और इसी के ऊपर जो 15वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक हुई है वो कहां पर हुई है, नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखें, महत्वपूर्ण है दृष्टिकोण से यहां पर एक अभियान, ठीक है, एक अभियान आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक एक प्रजाति विशिष्ट अभियान की शुरुआत की गई है। यहां पर देखिए शतावरी एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है, इसके बारे में जान लेते हैं। औषधीय पौधों के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने एक पहल की है। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक एक विशिष्ट प्रजाति विशिष्ट अभियान की शुरुआत की है। अभियान का समर्थन करने के लिए पात्र संगठनों को 18.9 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य के परिदृश्य में शतावरी के बारे में अधिक जागरूकता और व्यापक रूप से अपनाया जा सकेगा। देखिए है क्या, बेसिकली ये कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि एक अभियान चलाया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि जो शतावरी है ना, ये मानव स्वास्थ्य के लिए कैसे बेहतर हो सकती है। एक औषधीय पौधा है शतावरी, आपने सुना होगा शतावरी के बारे में, नहीं सुना है तो आप अभी गूगल, जब वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद गूगल करके सर्च करिएगा शतावरी का पौधा, तो वहां पे आपको दिख जाएगा। उसके बहुत से औषधीय गुण होते हैं, जैसे आंवला है, उसके बाद नीम है, ठीक है, बरगद है, तो इन सबके अलग अलग औषधीय गुण होते हैं। उसी तरह औषधीय गुण में देखा जाए तो शतावरी भी इसके अलग औषधीय गुण है, और इसके औषधीय गुण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ही ये अभियान संचालित किया जा रहा है। किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आयुष मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है, और ये जो पहल है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो प्रताप राव जाधव, ठीक है, जो राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव, इन्हीं के द्वारा जो शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक एक अभियान है उसको चलाया गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अगली खबर। अब देखते हैं नेक्स्ट खबर क्या है, दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो। इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा मैंने पहले बताया था, कुछ चीजें बताई थी, यहां पर डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले तो यही बता दिया था कि इस बार कौन सा संस्करण आयोजित होगा, 6वां संस्करण होगा, 6वां एडिशन है। कहां पर इसका आयोजन किया जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि द्वारिका यशो भूमि में इसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब होगा, 20 से 21 फरवरी 2025 के बीच में दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बात कर ले, चमड़ा निर्यात परिषद यानी कि द काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट 20 और 21 फरवरी को नई दिल्ली में दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो, ठीक है, का आयोजन करेगी। आगे हम बात कर ले, जो ये डेलेक्स है ना, ये बिजनेस टू बिजनेस इवेंट है, निर्माताओं और निर्यातकों के लिए एक मंच प्रदान करता है ये, जहां वे अपने नवीनतम संग्रह, नवाचार और क्षमताओं को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के समक्ष प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जो बात की जाए, जो लेदर से बने हुए विभिन्न मतलब उनके उत्पाद हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न उत्पाद और कॉस्टली उत्पाद जो है वो यहाँ पर एक्सपो किया जाता है, प्रदर्शित किए जाते हैं। और ये बेसिकली देखा जाए तो ये एक बिजनेस टू बिजनेस इवेंट है। ठीक है, कौन सा इवेंट है, बिजनेस टू बिजनेस इवेंट, जैसे बिजनेस टू कस्टमर B2C होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार देखा जाए तो B2B है। B2B का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। और यहाँ पर निर्माता और निर्यातकों के लिए एक साझा मंच प्रदान किया जाएगा, जिसमें वे अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जान लिया दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो के बारे में। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत पहलों के साथ तालमेल बिठाते हुए निर्यात को बढ़ावा देना, रोजगार का सृजन करना और वैश्विक बाजारों में भारत की उपस्थिति को और मजबूत करना, जो दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो है इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ये उद्देश्य भी आपने जान लिया, और इस एक्सपो के बारे में डिटेल से मैंने आपको सारी चीजें बता दी जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगली खबर क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अन्य कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर कर दिया है। और यहां पर देखा जाए तो ये कार्यकारी आदेश जो है देख लेते हैं क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने किया पुरुषों को महिलाओं के खेलों से बाहर रखने के कानून के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर। ठीक है, अब देखिए बीच में जब ओलंपिक चल रहा था तो वहां पर एक विवाद आया था कि बॉक्सिंग का खेल चल रहा था और वहां पर 2 फीमेल खिलाड़ियों के बीच में लड़ाई हो रही थी, मतलब बॉक्सिंग हो रही थी, बॉक्सिंग जो इवेंट था वो चल रहा था। और उसी में जो इटली की खिलाड़ी थी उन्होंने कहा था, जो उनकी प्रतिद्वंदी थी, कि ये महिला नहीं है। ठीक है, महिला नहीं है। बाद में क्या हुआ कि जो उनकी प्रतिद्वंदी थी, वो जिसको ऊपर एलिगेशन लगे थे कि वो महिला नहीं है, वो बाद में गोल्ड मेडल जीत जाती हैं। लेकिन फिर बाद में कुछ चीजें प्रमाणित होती हैं कि वो उनके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो ज्यादा बढ़ा हुआ है, उनके अंदर जो मतलब मेल वाले गुण ज्यादा हैं, तो ऐसी चीजें भी निकल के आई थी। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो अब क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, उस टाइम पे भी कहा था, एक वक्तव्य दिया था कि महिलाओं को, यानी कि ऐसी जो महिलाएं हैं जो ट्रांस वुमेन है या
महिलाएं हैं उनको बाहर किया जाए, जो पुरुषों वाले की, जिनके अंदर पुरुषों की ज्यादा ही वो होती है, मतलब हार्मोन जो होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो उन महिलाओं को महिलाओं के खेलों से बाहर किया जाएगा। तो उसी के ऊपर एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। देख लेते हैं क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है जिसके तहत पुरुषों को महिलाओं के खेलों से बाहर रखा जाएगा तथा ट्रांसजेंडर महिलाओं और लड़कियों को महिला खेलों में प्रतिस्पर्धा करने से भी प्रतिबंधित किया जाएगा। यानी कि जो ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं तथा ट्रांसजेंडर लड़कियां हैं, उनको भी जो लड़कियों की, जो महिलाओं की प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कि फीमेल प्रतिस्पर्धा होती है, उन खेलों से उनको बैन कर दिया जाएगा। और ऐसा कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका की बात कर रहे हैं हम, अमेरिका में ऐसा किया जाएगा। आदेश में एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे उन स्कूलों का संघीय वित्त पोषण वापस ले ले जिन्हें अनुपालन करने से इनकार कर दिया। मतलब वे आदेश में उन्होंने, जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने ये भी कह दिया कि ऐसी एजेंसियां जो वित्त पोषण करती है खेलों के लिए, स्कूलों को, अगर जो कोई स्कूल मना करता है इन चीजों को लागू करने में, तो वह वित्त पोषण उन स्कूलों से वापस ले ले। ठीक है। आगे एक चीज और इन्होंने कही कि आदेश में विदेश विभाग को भी यह निर्देश दिया गया है कि वह अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति पर दबाव डालें कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसी प्रकार के परिवर्तन करे जिसमें पात्रता का निर्धारण लिंग के आधार पर किया जाए, ना कि लिंग पहचान या टेस्टोस्टेरोन में कमी के आधार पर। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि बेसिकली जब आप खेल होता है, खेल भावना को रखने के लिए, खेल भावना को हमेशा जागृत रखने के लिए आप जो पहचान कर रहे हैं ना, लिंग निर्धारण के आधार पर, पात्रता जो है, पात्रता का निर्धारण लिंग के आधार पर होना चाहिए, ना कि लिंग की पहचान के आधार पर और टेस्टोस्टेरोन की कमी के आधार पर। ठीक है। तो यहां पर यह खबर थी, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। और आगे हम बात करें, अगली खबर क्या है। भारतीय गेंदबाज रविंद्र जडेजा का कमाल, 600 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं। 600 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले, अपने सभी प्रारूपों को मिला के 600 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले रविंद्र जडेजा जो बन गए, 5वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं। और बात करें यहां पर, तो बाएं हाथ के स्पिनर रविंद्र जडेजा 6 फरवरी को तीनों प्रारूपों में 600 अंतरराष्ट्रीय विकेट तक पहुंचने वाले केवल 5वें भारतीय बल्लेबाज बन गए, मतलब गेंदबाज बन गए, 5वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इसके बारे में कुछ चीज जान लेते हैं। तो ऑलराउंडर जडेजा ने नागपुर में विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार को पहले वनडे में यह उपलब्धि हासिल की। ठीक है। तो किसके खिलाफ हासिल की, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो 600वां विकेट लिया वो किसके खिलाफ लिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लैंड के खिलाफ लिया। कहां पर 600वां विकेट कंप्लीट किया था, तो नागपुर में विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो है, यहीं पर वो मैच खेला जा रहा था। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच में पहला वनडे मैच खेला जा रहा था। उसी वनडे मैच के दौरान देखा जाए तो रविंद्र जडेजा जो थे, इन्होंने अपना 600 विकेट कंप्लीट किया। और 600 विकेट कंप्लीट करने के साथ ही जो सभी प्रारूप होते, जैसे टेस्ट, T20, वनडे, तीनों प्रारूपों को मिला के अगर जो देखा जाए तो 600 विकेट इन्होंने हासिल कर लिए। आगे बात करें, जडेजा अब भारतीय गेंदबाजों की एक एलीट क्लब का हिस्सा बन गए हैं जिन्हें 600 विकेट का आंकड़ा पार किया, जिन्होंने 600 विकेट का आंकड़ा पार कर लिया है। जो अनिल कुंबले, रविचंद्रन अश्विन, अब देखिए यहां पर अनिल कुंबले के नाम 953 विकेट है, वहीं पर देखा जाए तो रविचंद्रन अश्विन के नाम पर 765 विकेट है अपने सभी प्रारूपों को मिलाकर। हरभजन के नाम पे 707 विकेट है सभी प्रारूपों को मिलाकर। कपिल देव के पास 687 विकेट है सभी प्रारूपों को मिलाकर। और यहां पर देखा जाए तो 600 विकेट का आंकड़ा इन्होंने भी, जो रविंद्र जडेजा है, इन्होंने भी पार कर लिया है। तो पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं। यहाँ पर पहले कौन है, नंबर 1 पर अगर जो देखा जाए, टॉप पर कौन है, अनिल कुंबले है, उसके बाद रविचंद्रन अश्विन है, फिर उसके बाद हरभजन सिंह है, और चौथे नंबर पर कपिल देव है, 5वें नंबर पर रविंद्र जडेजा आ गए। आगे हम बात कर लें, अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने की घोषणा की। ये है जेवियर मिलई है, इनको कहीं कहीं माइली भी लिखा मिलेगा आपको। तो जेवियर मिलई जो है, ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। अब आगे हम देख लें, अमेरिका की राह पर चलते हुए अर्जेंटीना भी विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने की घोषणा कर दी है। संयुक्त राष्ट्र की इस वैश्विक संस्था के साथ गहरे मतभेद के चलते अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, ठीक है, जेवियर माइली, बेसिकली जेवियर माइली भी कहीं कहीं आपको दिखा मिलेगा और कहीं कहीं आपको जेवियर मिलई भी दिखा मिलेगा। तो आप जेवियर माइली या जेवियर मिलई समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। इन्हें WHO से हटने की घोषणा कर दी है। माइली ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी, माइली जो है, यानी कि ये जो जेवियर माइली है, इनको अर्जेंटीना का ट्रंप भी कहा जाता है, अर्जेंटीना के ट्रंप के नाम से भी मशहूर है। इनके बारे में भी एक रोचक तथ्य भी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर देखें तो माइली ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माना जाता है। ट्रंप ने
व्हाइट हाउस में वापसी करने के अगले दिन ही WHO से हटने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो यहां पर जेवियर माइली जो है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति है, इन्होंने भी घोषणा कर दी है कि अब अर्जेंटीना भी WHO को छोड़ देगा। और इनके बारे में खास बात मैं आपको बताऊं, 2023 दिसंबर 2023 में ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बनते हैं और एक फैसला ब्रिक्स कंट्रीज में अर्जेंटीना भी शामिल होने की घोषणा करता है कि हम भी मतलब इनके राष्ट्रपति बनने से पहले एक प्रस्ताव जो था कि कौन कौन से ब्रिक्स के मेंबर का जब एक्सपेंशन किया जा रहा था, एक्सपेंड किया जा रहा था ब्रिक्स को, उस टाइम पे अर्जेंटीना भी शामिल होने वाला था। लेकिन एन मौके पर लगभग 26 दिसंबर या 27 दिसंबर के दिन इन्होंने मना कर दिया कि हम ब्रिक्स में शामिल नहीं होंगे, जबकि 1 जनवरी 2024 से जो ब्रिक्स के मेंबर थे उनका मतलब जो ब्रिक्स एक्सपेंड हो गया था उनका कार्यकाल शुरू होने वाला था 1 तारीख से। उसके पहले ही अर्जेंटीना ने अपने आप को पुल आउट कर लिया ब्रिक्स से। और उसी जब ये राष्ट्रपति बने थे तो न्यूज़पेपरों में तथा वेबसाइटों पे एक खबर चलती थी कि जेवियर मिलेई जो है ये डोनाल्ड ट्रंप, अर्जेंटीना के डोनाल्ड ट्रंप है, और इनकी खासियत इनको दिखाया जा रहा था ऐसे कि ये अपने कुत्ते से सलाह लेते हैं, जो भी इनको कार्य करना होता है ये अपने कुत्ते से सलाह लेते हैं और अपने कुत्ते को अपने ऑफिस में बैठाते हैं। तो ये थे इनके बारे में कुछ रोचक तथ्य। आगे बात कर ले, चंद्रयान 4 मिशन 2027 में लॉन्च होगा। 2027 में लॉन्च होने की इसकी डेट निर्धारित कर दी गई है कि कब सन बता दिया गया है कि कब होगा। इसके अगर जो पहले देख लिया जाए तो 2026 में गगनयान मिशन, कौन सा? गगनयान मिशन और समुद्रयान। गगनयान मिशन और समुद्रयान मिशन 2026 में जाएंगे, जबकि 2027 में जो चंद्रयान 4 मिशन है इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। तो मिशन का उद्देश्य क्या है? जो चंद्रयान 4 मिशन है, इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पे नमूने लाना और देखा जाए हैवी लिफ्ट LVM-3 रॉकेट से प्रक्षेपण होगा इसका। इसरो अब तक 3 सफल मून मिशन लॉन्च कर चुका है। चंद्रयान श्रृंखला 2008 में चंद्रयान 1 गया था, 2019 में चंद्रयान 2 और 2023 में चंद्रयान 3 गया था। और चंद्रमा पर 3 अंतरिक्ष मिशन अब तक भेज चुके हैं। पहले 2 मिशन में चंद्रमा की सतह, चंद्रमा उपसतह और बहिर्मंडल के ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म से वैश्विक स्तर पर अध्ययन किया गया था। जो पहले 2 मिशन थे वहां पर देखा जाए तो चंद्रमा की सतह, उपसतह, बहिर्मंडल से ऑर्बिटल के माध्यम से वैश्विक स्तर पर अध्ययन किया गया था। सबसे खास बात आपको यह बतानी है कि जो चंद्रयान जहां पर उतरा था उस पॉइंट का क्या नाम दिया था प्रधानमंत्री ने, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जो चंद्रयान 3 उतरा था, जहां पर जिस पॉइंट पर उतरा था उस पॉइंट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या नाम दिया गया था। अब आगे देख लेते हैं। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में पहला सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला रोबोटिक रिसर्च था। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह के निकट प्लाज्मा का इन सीट अध्ययन किया था। इसने पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जमीन में कंपन का भी रिकॉर्ड किया था, जमीन में कंपन को रिकॉर्ड किया था। जो चंद्रमा की धरती थी ना, चंद्रमा की धरती पर कंपन को भी रिकॉर्ड किया था चंद्रयान 3 ने। आगे हम बात कर लें चंद्रयान 4 जो होगा, इस मिशन का उद्देश्य क्या है? जो चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया जा रहा है, इस मिशन का मूल उद्देश्य क्या है? ये मिशन क्या करेगा? ये चंद्रमा पर जाएगा, लैंड करेगा, चंद्रमा की मिट्टी को इकट्ठा करेगा और वापस धरती पर आएगा। यही इसका उद्देश्य है। देख लिया जाए तो चंद्रमा की सतह से नमूने एकत्रित करना और वहां से वापस धरती पर लाना, जो चंद्रमा के नमूने हैं उनको वापस धरती पर लाना, इसका मूल उद्देश्य है चंद्रयान 4 का। आगे हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया में पारित हुआ एंटी हेट क्राइम कानून। एंटी हेट क्राइम कानून पारित हो गया है ऑस्ट्रेलिया में, और इससे संबंधित जो पॉइंट्स उनको देख लेते हैं। तो देश में एंटी सिमेटिक यानी कि यहूदी विरोधी घटनाओं में वृद्धि के मद्देनजर ऑस्ट्रेलिया ने हेट क्राइम और आतंकवाद से जुड़े अपराधों पर कड़े दंड के लिए एंटी हेट क्राइम कानून पारित किया है। ठीक है, किसके लिए पारित किया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देश में जो एंटी सिमेटिक यानी यहूदी विरोधी घटनाएं हैं उनमें लगातार देखा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में कि वृद्धि हो रही है। उन्हीं के मद्देनजर देखा जाए तो हेट क्राइम और आतंकवाद से जुड़े अपराधों पर कड़े दंड हेतु जो ये एंटी हेट क्राइम कानून है ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पारित किया गया है। इस कानून के तहत होगा क्या? तो इस कानून के तहत आतंकवाद से जुड़े अपराधों पर के लिए, मतलब अपराधों के लिए, यहां पर लिख गया अपराधों के लिए अधिकतम 6 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं नाजी सलाम या हेट सिंबल प्रदर्शित करने के लिए न्यूनतम 12 महीने के जेल का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये जो एंटीसेमेटिक, ठीक है, यहूदी विरोधी घटनाओं के विरोध में हाल ही में
किस देश ने एंटी हेट क्राइम कानून पारित किया है? परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछा जाए, आप टिक करके आइएगा। ऑस्ट्रेलिया में। प्रावधान क्या कर दिया है? 6 साल की सजा कर दी है आतंकवाद से जुड़े हुए अपराधों के लिए। और वहीं पर अगर जो हेट सिंबल होते हैं, नाजीज के लिए जो हेट सिंबल होते हैं, उनको अगर जो आप प्रदर्शित करते हैं, मतलब यहूदियों के लिए जो हेट सिंबल होते हैं उनको आप प्रदर्शित करते हैं, तो 12 महीने की जेल का प्रावधान कर दिया है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। आगे देखें, भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास। अब भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है इक्वेरिन, इसके बारे में जान लेते हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरिन, जिसका अर्थ है मित्र। इक्वेरिन जो होता है ना, इसका अर्थ क्या होता है? इक्वेरिन का अर्थ होता है मित्र। ठीक है, क्या? मित्र इसका अर्थ होता है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण, कौन सा संस्करण इस बार आयोजित किया जा रहा है? 13वां संस्करण है। 13वां संस्करण है। 14 दिन लॉन्ग ड्रिल चलेगी। कब से कब तक? 2 से 15 फरवरी 2025 के बीच तक ये चलेगी। और इसका वेन्यू क्या है? तो इसका वेन्यू है मालदीव। और इक्वेरिन का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहां पर आप देखें, ये संस्करण जो है 2 से 15 फरवरी 2025 तक मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स कंपोजिट ट्रेनिंग सेंटर, जो मफिलाफुसी मालदीव में ही पड़ता है, और यहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है, इक्वेरिन का आयोजन। परीक्षा में आपसे सोते जगते कभी भी पूछ सकता है, तो याद रखना कि जो मालदीव के साथ भारत कौन सा युद्ध अभ्यास करता है? इक्वेरिन युद्ध अभ्यास करता है। और इक्वेरिन अभ्यास 2025 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 13वां संस्करण आयोजित किया गया। कब से कब तक यह हुआ? 2 से 15 फरवरी के बीच में हुआ। कहां पर इसका आयोजन किया गया? आयोजन स्थल क्या था? तो आयोजन स्थल के बारे में आप जाने रहिए कि मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स कंपोजिट ट्रेनिंग सेंटर जो है, ये कहां पर पड़ता है? मफिलुसा। ठीक है, मफिलाफुसी, और यहीं पर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, मफिलाफुसी में इसका आयोजन किया गया था, मालदीव में। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि में आप जाने रहिए, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। भारत और मालदीव के बीच यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 2009 से आयोजित किया जा रहा है, और यह बारी बारी से भारत मालदीव में होता है, यानी कि एक बार भारत में होगा, एक बार मालदीव में होगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र, यानी कि इंडियन ओशियन रीजन जो है, इसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना और आतंकवाद तथा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए संयुक्त क्षमताओं को विकसित करना इसका मूल उद्देश्य है। जो इक्वेरिन युद्ध अभ्यास होता है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि जो हिंद महासागर क्षेत्र है, वहां पर आतंकवादी प्रतिक्रियाएं, जो आतंकवादी घटनाएं होती, क्रियाएं होती हैं, उनके लिए प्रतिक्रिया के रूप में एक दूसरे का सहयोग करना तथा हिंद महासागर क्षेत्र को सुरक्षित एवं संरक्षित करना इसका मूल उद्देश्य है। आगे हम बात कर ले, यह अभ्यास भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। यानी जो इक्वेरिन युद्ध अभ्यास है, वो जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उसके साथ साथ में जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, ठीक है, को बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है इक्वेरिन युद्ध अभ्यास। यहां पर हमने बात कर ली। अगली खबर क्या है? यूपी स्पेशल से रिलेटेड है, और ये आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके पूर्व वाला, जैसे मालदीव इक्वेरिन युद्ध अभ्यास जो है ना, ये आपके प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन भारत मालदीव संबंध से संबंधित कोई क्वेश्चन आपके परीक्षा, मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 में पूछा जाता है, तो वहां पर आप इन चीजों को मेंशन कर सकते हैं कि इस बार 13वां संस्करण इक्वेरिन का आयोजित किया गया, उद्देश्य क्या है, और हिंद महासागर क्षेत्र में जो सुरक्षा है, संरक्षा है, उसको बढ़ावा देने के लिए दोनों देश आपस में मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। अगली खबर है उत्तर प्रदेश से, यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीएस पेपर 6 में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखना, उत्तर प्रदेश अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है, इसके गठन को राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसके बारे में कुछ जो पॉइंट्स है आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, उनको देख लेते हैं। 6 फरवरी को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में जल परिवहन एवं जल पर्यटन को विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को मंजूरी प्रदान की है। जल परिवहन प्रणाली विकसित होने से यातायात तथा अन्य साधनों पर दबाव कम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी कि जैसे जैसे जल परिवहन जो है, जल परिवहन प्रणाली का विकास होगा, तो जो यातायात पर, सड़कों पर दबाव रहता है ना, वो दबाव भी धीरे धीरे कम होगा। और इससे क्या होगा कि जो व्यापारिक गतिविधियां हैं व्यापारिक गतिविधियां हैं, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और जान लेते हैं। इन सबको आप मुख्य परीक्षा में यूज कर सकते हैं, एज इट इज यूज कर सकते हैं। इसी वजह से इस तरीके से देखिए, लिखने को तो मैं सीधे सीधे पॉइंट में लिख दूं, लेकिन पॉइंट में मैं लिख दूंगा, आज आप याद कर लेंगे, आज आपको मैं समझा रहा हूं यहाँ पर तो आप समझ जाएंगे, लेकिन पीडीएफ जब आपको पढ़ना होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसी वजह से सारी चीजें लिख के यहाँ पर रखी जाती हैं और मैं पढ़ के उस चीज को आपको समझा देता हूँ, क्योंकि सारी चीजें लिखता तो मैं खुद ही हूँ, लेकिन मैं आपको सारी चीजें इस वजह से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि यहाँ पर एक बार तो आप समझ जाए
दोबारा जब आप पीडीएफ पढ़े तो आपको मेरी आवाज याद आ जाए कि सर ने ऐसे समझाया था, ये बातें बताई थी वहां पर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का नेतृत्व परिवहन मंत्री एवं जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष की बेसिकली बात की जा रही है। ठीक है, अध्यक्ष की बात की जा रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का नेतृत्व परिवहन मंत्री या मुख्यमंत्री की ओर से नाम निर्देशित, ठीक है, नामित अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, जहां अंतर्देशीय जलमार्ग, जहाजरानी, नौवहन, बंदरगाह और समुद्र मामलों में विशेषज्ञ के द्वारा की जाएगी। मतलब कोई विशेषज्ञ होगा जिसकी नियुक्ति या तो मुख्यमंत्री करेंगे या तो परिवहन मंत्री के द्वारा अध्यक्ष को नामित किया जाएगा। उपाध्यक्ष की बात कर ले तो उपाध्यक्ष के रूप में भी ऐसे ही विशेषज्ञ व्यक्तियों में से किसी एक को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा वित्त, लोक निर्माण, पर्यटन और संस्कृति, सिंचाई एवं जल संसाधन और वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है, ये अपर मुख्य सचिव या मुख्य सचिव इस प्राधिकरण के पदेन सदस्य के रूप में होंगे। तो इतने सदस्य कौन कौन से? वित्त विभाग के, लोक निर्माण विभाग के, पर्यटन विभाग के, संस्कृति विभाग के, ठीक है, सिंचाई विभाग के, जल संसाधन, वन एवं पर्यावरण विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं और साथ ही साथ जो मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव, ये पदेन सदस्य के रूप में जो ये अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है यहाँ पर पदेन सदस्य के रूप में होंगे। अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष के बारे में हमने बात कर ली। विशेषज्ञ जो होगा उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा और उपाध्यक्ष भी होगा वो भी एक विशेषज्ञ को ही बनाया जाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर ले। देश में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना सहित कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग मौजूद है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग मौजूद है? परीक्षा में आपसे पूछ ले तो याद रखना 11 राष्ट्रीय जलमार्ग उत्तर प्रदेश में वर्तमान में मौजूद है। पूरे देश में अगर जो देखा जाए तो 111 नेशनल वाटर वे है। अब आपको यह बताना है कि नेशनल वाटर वे 2, आप पहला वाटर वे तो जानते हैं इलाहाबाद से हल्दिया, अब दूसरा जो नेशनल वाटर वे है मतलब नेशनल वाटर वे 2, नेशनल वाटर वे, ठीक है, नेशनल वाटर वे 2 कहां से कहां तक, कहां से कहां तक है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आगे हम बात करें। जलमार्ग के जरिए परिवहन को किफायती और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से इस प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है। जो ये प्राधिकरण स्थापित किया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है? प्राधिकरण को बनाने के उद्देश्य के पीछे क्या है? जलमार्ग के जरिए जो परिवहन है उसको और किफायती यानी कि सस्ता बनाया जाएगा। भार, जो जनसंख्या भार है और जो ट्रैफिक जाम है उन सब चीजों से तो निजात मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ परिवहन भी किफायती होगा और सुविधाजनक भी होगा। इसी उद्देश्य से इस प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है ताकि ये इंस्ट्रक्ट कर पाए जो जल परिवहन है उसको। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आज का ये अंतिम स्लाइड है, अंतिम खबर है ग्रीनफील्ड डेयरी संयंत्र की स्थापना। अब ये ग्रीनफील्ड डेयरी संयंत्र जो है इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मथुरा में नए ग्रीनफील्ड डेयरी संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। देखिए कहां पर स्थापित किया जाएगा जो ये ग्रीनफील्ड डेयरी संयंत्र है, ये मथुरा में स्थापित किया जाएगा। और देखा जाए तो जैसे 75 मिनट में 75 जिले वाला आपने देखा था वीडियो, ठीक है, एक वीडियो आया था यूपी पीसीएस के पहले, 75 मिनट में 75 जिले, एक सेकंड, 75 मिनट में 75 जिले, एक वीडियो आया था। उन सब वीडियो के दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरओ के पहले भी वो वीडियो फिर से आएगा। जितने भी महत्वपूर्ण खबरें हैं विभिन्न जिलों से संबंधित, तो हम 75 जिलों में उन सब खबरों को कंप्लीट करेंगे। लेकिन यहाँ पर डेली करंट अफेयर के अंतर्गत इन चीजों को आप देखते चलिए कि उत्तर प्रदेश में ग्रीनफील्ड डेयरी संयंत्र की स्थापना हाल ही में कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है, तो मथुरा में स्थापित किया जाएगा। मथुरा में दूध की उपलब्धता, विकास की संभावनाओं को देखते हुए यह डेयरी संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसकी क्षमता 1 लाख लीटर प्रतिदिन की होगी। जो डेयरी संयंत्र है ना, इसकी क्षमता कितनी होगी? एक दिन में इसकी क्षमता 1 लाख, ठीक है, कितना? 1 लाख लीटर होगी, जिसे 3 चरणों में हासिल किया जाएगा। पहले चरण में 30,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता को प्राप्त किया जाएगा उन्हें, ठीक है, क्षमता को प्राप्त किया जाएगा। यह डेयरी संयंत्र पहले फिरोजाबाद में लगाया जाने वाला था। पहले कहां प्रस्तावित था कि यह पहले फिरोजाबाद में लगाया जाएगा, लेकिन बाद में इसका जो
स्थापना स्थल था उसको परिवर्तित करके फिरोजाबाद से हटा के इसको मथुरा में शिफ्ट कर दिया गया कि अब ये मथुरा में स्थापित किया जाएगा। तो ये थी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण खबर कि पहले इसको कहाँ पे स्थापित किया जाना था, फिरोजाबाद में, लेकिन इसको स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया गया, मथुरा में कर दिया गया। और इसकी क्षमता कितनी ही 1 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता है, जिसे 3 चरणों में प्राप्त किया जाएगा। पहले चरण में 30,000 लीटर पर डे प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो ये है ग्रीनफील्ड डेयरी संयंत्र के बारे में। अब आते हैं आज के सवाल जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इसी स्लाइड पर आधारित है। इन्हीं स्लाइड पर आधारित जो प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 4? इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 2025, 2026, 2027 या 2028 किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। चंद्रमा की सतह पर रोवर उतारना इसका मुख्य उद्देश्य है, या चंद्रमा की कक्षा से डाटा एकत्र करना इसका मुख्य उद्देश्य है, या चंद्रमा की सतह से नमूने लाकर पृथ्वी पर लाना? चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर, ठीक है, चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर पृथ्वी पर लाना इसका मुख्य उद्देश्य है, या चंद्रमा पर मानव को भेजना इसका मुख्य उद्देश्य है? कौन सा उद्देश्य है आपको बताना है कमेंट में। अगला क्वेश्चन है भारत और मालदीव के बीच इक्विवेलेंट सैन्य अभ्यास की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? पहली बार कब आयोजित किया गया था ये आपको बताना है। 2010, 2009, 2015 या 2012? अगला प्रश्न है जो इक्विवेलेंट सैन्य अभ्यास 2025 इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? ठीक है, कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है? नई दिल्ली भारत, माले मालदीव, मफिलाफुसी मालदीव या कोच्चि भारत? ठीक है, कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है रविंद्र जडेजा ने 600वां अंतरराष्ट्रीय विकेट किस टीम के खिलाफ लिया? किस टीम के खिलाफ इन्होंने अपना 600वां विकेट लिया है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या पाकिस्तान? तो ये 5 प्रश्न थे जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब चलते चलते मैं आपको एक चीज बताए चलता हूं पीडीएफ के बारे में। ठीक है, जो करंट अफेयर की पीडीएफ है वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए आप हमारे या तो वेबसाइट पर जाइए, 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप हमारे वेबसाइट पर जाइए या तो हमारे आप ऐप पर जाइए। आप ऐप पर जाइएगा, जब आप ऐप पर जाएंगे तो ऐप पर जाने के बाद में आपको बहुत से स्लॉट मिलेंगे, कोर्स, करंट अफेयर, क्विज, वीडियो लेक्चर, बुक्स। तो उसमें जो वीडियो लेक्चर वाला सेक्शन है, वीडियो वाला जो सेक्शन है, जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर ही आपको करंट अफेयर का दिख जाएगा, उसमें लिखा होगा फरवरी करंट अफेयर के बारे में, उसमें लिखा होगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद, ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको स्लॉट दिखेगा। स्लॉट में एक तरफ वीडियो लिखा होगा, वीडियो लगा होगा, और उसके बगल यहाँ पर पीडीएफ लगा होगा। ठीक है, अब पहला जो 1 फरवरी का आया था, 1 फरवरी का, 1 फरवरी को आया था, वो तो डेमो के तौर पर वहां लगा हुआ है, वो फ्री है, वो फ्री में आप एक्सेस करके पीडीएफ को देख सकते हैं। उसके बाद जो चीजें लगी हुई है जैसे 2 फरवरी, 3 फरवरी, 2-3 फरवरी, फिर 4 फरवरी, 5 फरवरी, ये अनावरत 28 फरवरी तक आता रहेगा। और अगर जो देखा जाए जो ये 28 फरवरी तक आएगा तो ये मंथली पैकेज की तरह है। पूरे महीने में आपको एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए इसका, और पूरे महीने वो तो आप पढ़िए ही पढ़िए, साथ साथ इसकी जो वैलिडिटी है, मतलब 1 साल तक आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो 1 साल तक आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। अब उसमें आपको मिलेगा क्या क्या? पहले तो आपको वीडियो तो यूट्यूब पर मिल ही रहा है, ठीक है, यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल रहा है, वहां आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। आप पीडीएफ जाइए, जब आपको पीडीएफ रिवीजन करना हो एक बार ऐप खोलिए, पीडीएफ जिस दिन का आपको पढ़ना हो, या तो लगातार या वीक में, आप जब भी, जैसे वीक कंप्लीट होता है तो पूरे वीक का रिवीजन करने के लिए आप उसको पूरा पीडीएफ वहां से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जब मंथ एंड होगा, ठीक है, मंथ एंड होने पर एक पीडीएफ आपको पूरा कंपाइल करके दे दिया जाएगा, कि सारी चीजें एक जगह कंपाइल करके आपको दे दी जाएगी, और कंपाइलेशन के साथ साथ में वहां पर एक टेस्ट भी आपको दे दिया जाएगा जो 200 प्रश्न का होगा। 200 प्रश्नों का एक टेस्ट दिया जाएगा, और ये 200 प्रश्न जो होंगे ये फरवरी महीने के जो इंपॉर्टेंट होंगे, बेस्ट 200 करंट अफेयर जो होंगे वो यहां से आपको फरवरी महीने के उठा के आपको वहीं पर टेस्ट के माध्यम से दे दिया जाएगा। आप ऐप पर आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना लाइव स्कोर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको दी जा रही है, और इसका प्राइस मात्र वहां पर जब आप देखेंगे तो केवल 25 रुपए दिख रहा है, 25 रुपए दिख रहा है, लेकिन अभी 25% ऑफ पर दी जा रही, मतलब 25% ऑफ भी है उस पर। तो वो टोटल कितना पड़ जाएगा? करीब 18 रुपए का पड़ जाएगा। और 18 रुपए के हिसाब से देखें
तो ये आपके प्रतिदिन लगभग 60 पैसे, यानी कि 60 पैसे में आप करंट अफेयर की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। वीडियोस तो आपको मिल ही रहे हैं, पीडीएफ भी मिल जाएगा, साथ साथ में महीना जब एंड हो रहा है तो कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगा, और उसके साथ साथ में एक टेस्ट भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो इतनी सारी चीजें आपको दी जा रही है, और डेली केवल 60 पैसे ही इसके पीछे जाएगा आपका, केवल 60 पैसे। ये भी नहीं, आपका समझ लिए कि जो 18 रुपए है, अगर जो आप एक स्पेशल चाय पीते हैं तो स्पेशल चाय से भी कम है, ठीक है। आपको एक स्पेशल चाय से भी कम में पूरे महीने का करंट अफेयर आपका तैयार हो जाएगा। तो अगर जो आप इसको लेना चाहते हैं पीडीएफ, तो आप हमारे वेबसाइट पर जाइए या आप हमारे ऐप पर जाइए, वहां पर जो वीडियोस का सेक्शन है, वीडियोस के सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पर आपको करंट अफेयर का मिल जाएगा। फरवरी महीने का जो करंट अफेयर है, फरवरी महीने के करंट अफेयर को आप एक्सेस कर सकते हैं। वहां पर 1 साल की वैलिडिटी है, एक बार आप उसको परचेज कर लेंगे तो आप 1 साल तक उसको पढ़ते रहेंगे, और अगले महीने जैसे जैसे मार्च आएगा फिर अप्रैल आएगा, तो लगातार ऐसे ही ऐप पर चीजें मिलती रहेंगी आपको, वहां से आप जाके आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये जानकारी आपके लिए थी। वीडियो समाप्त होता है, यहीं पर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।